Hello students, welcome to this online class. Here we are going to talk about indicators of quality learning. That is from chapter number 1 and under unit number 2. Dear students, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि किस तरह से स्कूल में क्वालिटी लर्निंग को लेके कई तरह के ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। हमने बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया जो कि क्वालिटी लर्निंग को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नीतियां एवं योजनाएं कब और कैसे बनी, कितना भारत में क्वालिटी को लेके काम किया गया। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए समय समय पर हमारी सरकार ने कई ऐसे कमीशंस का गठन किया जिन्होंने पूरे भारत में एजुकेशन को लेके सर्वे किया, जिसमें कि एजुकेशन की क्वालिटी को जज किया गया और उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर समय समय पर सरकार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी और उन रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में समय समय पर कई तरह की कमीशंस का एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार करने के लिए गठन किया गया। 1948, 49, 52, 53, 1964 to 66, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, समय समय पर चाहे NCF 2005 की बात कर लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लें, तो कई तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारे इस तरह के काम किए, इस तरह के कमीशंस का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाओं तथा नीतियों को लागू किया है। शिक्षण अधिगम बेहतर बन सके, इसके लिए समय समय पर शिक्षा की स्थिति जानने के लिए शिक्षा आयोगों की स्थापना काफ़ी हद तक बढ़ा है। यहाँ हम भारत सरकार की कुछ नीतियों और योजनाओं के बारे में जानेंगे। वो संपूर्ण नीतियाँ तो नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ नीतियों के बारे में या योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने में भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसने बहुत बड़ा क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लाई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का है। इसका लक्ष्य सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिला पुरुष भेदभाव, सामाजिक आर्थिक और अन्य बाधाओं को मिटाते हुए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यापक सुलभता की व्यवस्था कराते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निम्नलिखित इसमें आयाम बताए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि आवश्यक ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे श्यामपट्ट, कुर्सियाँ, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित की प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय आदि की सुविधाएं हर स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों का कार्य के दौरान प्रशिक्षण को भी इन्होंने सुनिश्चित करने की बात की। कक्षा 8 उत्तीर्ण कर रहे छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि के लिए सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना NCF 2005 के मानकों की अपेक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन। ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों की उपलब्धता तथा उनके लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान करने की भी इसमें बात की गई। दूसरा, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स। देखिए, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज का जो युग है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी सूचना को हम बेहतर से बेहतर तरीके से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। हम किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझाने के लिए
सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक क्रांति के रूप में काम कर रही है। आज हर क्षेत्र में, एजुकेशन के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी इन सुविधाओं को नहीं पहुँचाया गया है, लेकिन सरकार का यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने, उचित ICT कौशल विकसित करने और अन्य संबंधित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2004 में शुरू की गई थी। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि ये सुविधाएं पहुँचानी हैं। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से पिछड़े छात्र छात्राओं के बीच डिजिटल डिवाइस को कम करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना, उच्च अध्ययन और लाभकारी रोजगार के लिए ज़रूरी सूचना तकनीकी से जुड़ी कुशलता प्राप्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारणों से जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनके लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। जैसे आजकल इसका कंसेप्ट हमारे सामने देखने को मिलता है कि हम स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स का यूज़ करते हैं। आज ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस लग रही है ये भी इसका एक बेहतर उदाहरण है। ICT के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके बाद हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका कार्यान्वयन वर्ष 2001 और 2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन, कक्षा एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण देना तथा एकेडमिक संसाधन, सहायता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दियों तथा अधिगम स्तरों परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना है और सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान से ही लग रहा है, देखिए ये सारी सुविधाओं के तहत इसका एक लक्ष्य है कि जो भी बच्चे शिक्षा से पिछड़ रहे हैं उनका नामांकन स्कूलों में करना, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट स्कूलों की इंक्रीज़ करना, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा ना रहे जो शिक्षा से वंचित हो। सर्व शिक्षा अभियान मतलब देश के हर नागरिक को शिक्षित करना। अब इस मार्ग में या इस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई कमियां आ रही है, कोई बाधाएं आ रही है, तो इस अभियान का ये लक्ष्य है कि उन कमियों को दूर करना, चाहे अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की बात हो, बच्चों के लिए सुविधाओं की बात हो, पाठ्य पुस्तकें फ्री में देना, वर्दियां देना बच्चों को स्कूल की, उसके बाद निःशुल्क शिक्षा देना, किसी प्रकार का कोई उनसे शुल्क ना लेना, बिल्कुल उनको मध्याह्न भोजन जो है वो फ्री में बच्चों को देना। तो कोई भी ऐसी बाधा ना रहे जिस वजह से बच्चा स्कूल में शिक्षा ना ले सके। इस अभियान का यही लक्ष्य है। तो क्वालिटी एजुकेशन को लेके ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, यह योजना 15 अगस्त 1995 को आरंभ हो गई है। अधिक छात्रों के नामांकन और अधिक छात्रों के नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य करता है। आप सभी जानते हैं कि मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मध्याह्न भोजन में अगर हम बच्चों को पौष्टिक आहार देते हैं, उनके पोषण का ध्यान रखते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनमें कमज़ोरी नहीं आएगी और शिक्षा
को लेके उनकी जो रुचि है वो बढ़ती जाएगी। अगर बच्चे अस्वस्थ होंगे, बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस मध्याह्न भोजन से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये भी सरकार की तरफ से क्वालिटी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसको पूरे देश में आज लागू किया जा रहा है। स्कूल में किसी भी तरह से बच्चों के साथ कोई इसके लिए भेदभाव नहीं किया जाता है। बच्चे इस योजना के तहत सीखने में रुचि लेते हैं और इस योजना को हम बेहतर कह सकते हैं कि इससे अधिगम जो है वो गुणात्मक, अधिगम और जो शिक्षण है वो गुणात्मक हो सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, यह योजना 1987-88 में हमारे देश की प्राथमिक पाठशालाओं में उपलब्ध मानव व भौतिक संसाधनों को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें कम से कम 2 बड़े कक्षा के कमरों, 2 कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और प्रत्येक वर्तमान प्राथमिक स्कूल में आवश्यक शिक्षण अधिगम की सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। 1993 और 94 में इस योजना को उच्च प्राथमिक करने का प्रावधान किया गया था। 1993-94 में इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ा दिया गया था। तब इसमें कक्षा के कमरों, 3 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां 100 विद्यार्थियों से अधिक संख्या है, इस योजना की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव व भौतिक संसाधनों को सुधारने के उद्देश्य से की है। इसमें परिकल्पित प्रत्येक ऋतु में उपयोग में लाने योग्य 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने तथा क्रीड़ा सामग्री, श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट, अन्य पाठ्य सामग्रियाँ, इन्हें उपलब्ध कराने की बात इसमें की गई है। तो देखिए, ये तो कुछ एक हमने ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया जो सरकार ने क्वालिटी लर्निंग को और 100% या फिर सर्व शिक्षा अभियान के लिए वो कुछ कदम सरकार ने जो उठाए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ ये स्कीम्स और ये आयोगों का आयोजन या फिर आयोगों की व्यवस्था जो की गई थी सरकार के द्वारा, ये तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते ही हैं। इसके साथ साथ जो अन्य कई तरह के कमीशंस का गठन किया गया, समय समय पर जो रिव्यू सरकार देती रही शिक्षा के प्रति, वो सभी को हम यहाँ इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं कि सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन को लेके, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये इस तरह के कदम उठाए हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आने वाली है, वो भी इस क्षेत्र के लिए या फिर अधिगम की गुणवत्ता के लिए एक बेहतर कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि सरकार ने किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन को लेके कदम उठाए समय समय पर। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।